देखिएगा, आज जो मेरा टॉपिक चलेगा ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में नहीं था। जब कभी भी मैं ऐसा बोलूं कि ये चीजें मूल संविधान में नहीं था, तो इसका साफ साफ शाब्दिक अर्थ होता है कि जब संविधान बना तो उस समय ये संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरतें पड़ी कि बाद में इसको संविधान में संशोधन करके क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। ठीक, तो इसके इतिहास के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक, मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 4 क, जब कभी भी आपको क ख या ABCD दिखे तो ये मान के चलना वो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ध्यान से देखिएगा, अगर 21 का एक स्मॉल में लिखा है मतलब वो मूल संविधान में था, लेकिन यही चीज अगर कैपिटल लेटर में लिख दिया मतलब उसको संविधान संशोधन द्वारा उसको जोड़ा गया। ये छोटा सा फर्क है, आपको जानना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, संविधान में भाग 4 ऑलरेडी था और अभी आपने पढ़ा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSC SP, ये चीजें अभी आपने पढ़ा। लेकिन ऐसी समाज में जरूरतें पड़ी, भारत देश को ऐसी जरूरतें पड़ी कि नागरिकों को उनके कर्तव्य से आगाह करें कि ये आपका फर्ज बनता है, इसको आप पूरा करें। ये क्यों जरूरत पड़ी, जरा ध्यान से देखिएगा। 1975 से 77 तक देश इमरजेंसी से क्या कर रहा था, जूझ रहा था। तो इमरजेंसी के समय में किसी भी पार्टी की कोई सत्ता नहीं होती और देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, पूरे देश में राष्ट्रपति द्वारा संचालित पूरे देश को किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में प्रशासन, शासन और प्रशासन क्या होता है, धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना या बड़े बड़े मुद्दे को लेके बवाल हो चुका है, गृह युद्ध चल रहा है, तो उस मुद्दे को लेके गवर्नमेंट काम करती है और छोटी छोटी चीजों पे वो ध्यान नहीं देती। और ऐसे सिचुएशन में देश के नागरिकों का ये कर्तव्य होता है कि कुछ चीजें हैं, उन चीजों को वो हृदय में संजो के रखे और सरकार रहे या ना रहे उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये काम उसको करना पड़ेगा। ठीक, तो अब नागरिकों को अधिकार दिया गया कि ये 6 प्रकार के अधिकार जो मैंने आपको मौलिक अधिकार में पढ़ाया है, वो अधिकार राज्य सरकार आपसे नहीं छीन सकती। उसके बाद आया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात उसमें लिखी गई कि जब देश के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो इसको मौलिक अधिकार में क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो हुआ क्या, देश में जब इमरजेंसी काल आई तो इमरजेंसी के समय में नागरिक अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। ठीक, उनको अपने कर्तव्य को याद दिलाने के लिए एक व्यक्ति थे, उनका नाम था स्वर्ण सिंह, और स्वर्ण सिंह नाम की एक समिति बनाई गई और उनसे ये पूछा गया कि नागरिकों को कौन कौन सी जिम्मेदारी नागरिकों की होनी चाहिए। केवल अधिकार लेने की जिम्मेदारी नहीं है कि पैदा हो गए भारत देश में, बहुत बड़ा एहसान कर दिए हैं कि हम इस देश में पैदा हो गए, बहुत बड़ा एहसान लाद दिए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। ऐसा नहीं है। अगर आप इस देश में जन्म लिए हैं तो आपको देश अधिकार दे रहा है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। अगर उसमें हनन हुआ तो आपको इतनी पावर दिया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ चीजें आपको दिया है और उस चीजों को निर्वाह करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी। अब स्वर्ण सिंह को ये काम की जिम्मेदारी दी गई कि ऐसे काल में जब इमरजेंसी हो या इमरजेंसी ना भी हो, दोनों परिस्थिति में कुछ ऐसी चीजें जो नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी क्या क्या हो सकती है, आप उस पर विचार करिए। डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने क्या पढ़ा, जब भी कोई चीजें जोड़ी जाती है तो किसी न किसी देश से आती है। तो किसी भी देश में नागरिकों के लिए कर्तव्य के रूप में कोई भी चीजें नहीं लिखी गई। ठीक, लेकिन 2 देशों का संविधान उठाया तो 2 देशों के संविधान में नागरिकों की भी ड्यूटी दी गई थी, जिसको फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, उसी को हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ठीक, 2 देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य था। कहां कहां था, एक तो जापान संविधान में था, इसी को रूस भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, रूस और USSR में एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है,
जब रूस छोटे छोटे टुकड़े जब उसके साथ मिले हुए थे तो उसको यूएसएसआर कहते थे। जब वो अलग होके एक कंट्री जैसे यूक्रेन एक देश बना, कभी ये रूस का हिस्सा था, रूस का देश था, इसको भी रूस कहा जाता था, लेकिन रूस का नाम यूएसएसआर था। मतलब छोटे छोटे देशों को मिला के भी रसिया को जोड़ दिया गया था। बाद में ये सभी अलग हो गए। जब अलग हो गए तो रूस एक देश बना। जब तक एक थे तब तक उन सभी छोटे छोटे देश को भी मिला के यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है ना। तो जब देश आजाद हुआ, ये 1992 में सब चितर बितर हुआ था, उसके पहले यूएसएसआर था। जब सब अलग हो गए, रूस के कहीं कहीं हम 7 कहीं 14 टुकड़े बताए जाते हैं कि वो उतने देशों में वो बटा हुआ है। तो हुआ क्या, जब ये यूएसएसआर था तब की बात कर रहा हूं। जापान के संविधान में, ध्यान से देखिए, जापान के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, अर्थात जो मौलिक कर्तव्य थे, वो मौलिक अधिकार से सेम मिलते हुए थे। फंडामेंटल राइट से क्या करते थे, मिलते थे। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य। ये ध्यान रखिए, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों बराबर था। कहां, जापान के संविधान में। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समित को ये लगा, यार अगर दोनों चीजें सेम हो जाएगी तो अलग करने की जरूरत क्या है, उसी चीज को बता दिया जाए कि ये आपका फर्ज, आपका कर्तव्य है, इसका पालन करिए आप। तो ये चीजें जापान से लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों चीजें क्या थी, सेम थी। तो जापान के संविधान से नहीं लिया। अब आए यूएसएसआर। यूएसएसआर में जो चीजें लिखी गई थी, वो भारत में जो व्यक्ति इस चीज के लिए लगाए गए हैं, डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने देखा कि नागरिकों को कुछ जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी के तहत उनको कार्य करना पड़ता है। अगर वो कार्य नहीं किए तो उनको कोर्ट में खड़ा किया जाता है। अब डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने भारत सरकार को सिफारिश की, क्या सिफारिश की, कि इसको केवल आपातकाल में ही नहीं वरन संविधान संशोधन करके संविधान में जोड़ देना चाहिए। और कुल में 10 अधिकार टोटल, ध्यान से देखिए, स्वर्ण सिंह ने 8 सिफारिशें की। कितने सिफारिश की थी, 8, 10 सिफारिश नहीं की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 सिफारिश की। क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य के लिए कितनी सिफारिश की थी, तो 8 सिफारिश की, लेकिन मौलिक कर्तव्य जोड़े कितने गए थे, 10। टोटल मौलिक कर्तव्य 10 थे। अब आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो आपका जवाब होगा 1 भी नहीं थे। ठीक, ये संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान रखिए, 1976। 42वां संविधान संशोधन द्वारा बहुत काम किया गया था। प्रस्तावना में संशोधन किया गया, डीपीएसपी में संशोधन किया गया, एक नया भाग 4 का क जोड़ा गया, साथ में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संशोधित किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। आज तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा संशोधन कभी नहीं किया गया। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई चीजों में संशोधन हुआ और इतने संशोधन आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुए हैं। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, 42वां संविधान संशोधन के तहत उस समय देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ऐसा पूछ सकता है। दरअसल उस समय इमरजेंसी चल रही थी, लेकिन उसके पहले जो है प्रस्तावना में संशोधन इमरजेंसी काल में किया गया था। इसीलिए आज तक विरोध होता है कि जिस प्रस्तावना को संविधान का अंश नहीं माना जाता था, इमरजेंसी काल में बिना सत्ता हुए, विधि का निर्माता है नहीं, फिर भी उसमें परिवर्तन हो गया, ये सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। ये चीजें आज भी आवाज उठती है। तो उसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार रहा करती थी। इसके बाद आया था 44वां संविधान संशोधन, वो भी महत्वपूर्ण है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया। उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने जो सिफारिशें की, उन 8 सिफारिशों को शामिल किया गया, कुछ सिफारिश को शामिल नहीं किया गया था। ये आईएएस का विषय है, आप एसएससी में नहीं पूछता, लेकिन कंपटीशन लगातार अपने पैर को पसार रहा, मतलब सिलेबस को बढ़ाता जा रहा है।
जो कभी कभी जो सीजीएल में पेपर आया करते थे वो कांस्टेबल में आने लगे हैं, और जो आईएएस का प्री होता था वो सब सीजीएल में आने लगा है, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है कि अब कंपटीशन यहां से भी क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं बता रहा हूं। डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने 8 में से 2-3 सिफारिशें नहीं मानी गई। जैसे सिफारिश किया था कि अगर जनता मतलब नागरिक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को निर्वहन नहीं करते, उसके प्रावधान कहां से आई कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो किसी भी व्यक्ति को, जो सरकारी कर्मचारी है, अगर गवर्नमेंट को पता चला कि ये मेरे पार्टी का नहीं है, तो वो ये आरोप लगा सकता है कि मौलिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। और मौलिक कर्तव्य अभी बताऊंगा आपको, देखिएगा कितनी छोटी छोटी बातें लिखी गई है। गवर्नमेंट ने ये तय किया कि इसके प्रावधान नहीं होगा, आप इसको फॉलो करें या न करें, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, ये चीज होना चाहिए। अब आप नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए फांसी नहीं लटकाया जाता। जैसे नैतिकता, बस आपको हर माँ बहन की क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब चौराहे पे जाके कमेंटबाजी कर रहे हैं, छिछोरई कर रहे हैं, महरई शुरू कर दिए हैं, अब उसके लिए क्या करेगा? सरकार सजा देने आएगा। ये तो आपके घर के संस्कार को प्रदर्शित करता है कि आपके माँ बाप ने आपको कितना क्या किया है, परवरिश किया है, वो आपका प्रदर्शन चल रहा है। इस चीज को आप नहीं समझेंगे तब तक जब तक आपको खुद की बेटी नहीं होगी। जब खुद की बेटी होती है ना, तो सारा छिछोरापंथी गायब हो जाता है और अपने आप शालीनता आ जाती है। ये नैतिकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, सजा नहीं दे सका, नहीं तो इसका दुरुपयोग शुरू होगा। पहली चीज, इसके लिए सजा की बात कही, लेकिन सजा को एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरी बात, स्वर्ण सिंह ने इसमें एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि जो आपके आय पे लगाया गया टैक्स, वही है आयकर, फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा जाए कि टैक्स देना आपका मौलिक क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ये सिफारिश किए थे स्वर्ण सिंह, लेकिन कहीं भी मौलिक अधिकार में ये चीजें नहीं दिखेगी, सॉरी मौलिक कर्तव्य में ये चीजें कहीं नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये चीजें एक्सेप्ट नहीं की गई थी। आयकर, उस समय देश में गरीबी चल रही थी, बहुत लंबी बात नहीं, 1976 की बात है जब ये संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया। तो हर एक लोगों से जबरदस्ती टैक्स लेना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों वाला जो कानून था, जबरदस्ती वाला कानून, वही कानून हो जाता। इसलिए सरकार ने इसको क्या किया, नहीं जोड़ा था। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें मैंने क्या क्या बताया है। ये एक देश है यूएसएसआर, वहां से लिया गया है। इसकी सिफारिश डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई थी। और अगर यूएसएसआर ऑप्शन में नहीं है तो रूस को करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन में है तब आप यूएसएसआर को करेंगे, तब रूस को टिक नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। बहुत लोगों को अंतर बिल्कुल नहीं समझ में आता, लेकिन यूएसएसआर को पहली वरीयता, अगर नहीं ऑप्शन में है तब रूस को वरीयता देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। ये 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया। भाग 4 का क है, और आपसे अनुच्छेद अगर पूछा, आर्टिकल पूछा, अनुच्छेद 51 क में, क या ए में, ठीक। भाग 4 का ए यानी 4 का क, अनुच्छेद पूछेगा 51 का ए। अभी मैंने कल आपको डीपीएसपी में पढ़ाया था, आर्टिकल 51 कहता है, क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति, बॉर्डर पे शांति और सुरक्षा की बात 51, अनुच्छेद 51 करता है। लेकिन 51 का ए अगर आपसे पूछ लिया तब आपका जवाब होगा मौलिक कर्तव्य के बारे में बोलता है। क्या बोलता है? मौलिक कर्तव्य। ये बात क्लियर हुई। तो मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया, डॉक्टर स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे लिया गया, मूल संविधान में नहीं था। बाद में इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ दिया गया था। जब संविधान में जोड़ा गया तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। अभी आगे बताएंगे 11वां कैसे आया था। स्वर्ण सिंह ने 8 सिफारिश की थी, लेकिन वो सिफारिश 8
आठों सिफारिश पूरी नहीं मानी गई। जैसे आयकर को मौलिक कर्तव्य में शामिल करना था, नहीं इसको माना गया। इसके लिए सजा का प्रावधान था, इसको नहीं माना गया। ये छोटी छोटी जानकारी जो एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन के आपसे पूछा जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई? किसी को डाउट नहीं? अब आइए मौलिक कर्तव्य को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है उसको आप समझिएगा, ठीक है ना। पहली चीज, पहला आपको लिखा है कि भारत के संविधान, पहली लाइन ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और एक शब्द और होगा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और भारतीय संस्था, जो सरकारी संस्था है, ठीक है ना, इन सभी के प्रति सम्मान और इसका पालन। जैसे भारत के संविधान को मानिए। अगर संविधान आपसे कहता है कि आपकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, कि भारत के संविधान को हृदय में संजोए और उसका पालन करे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसका पालन करना चाहिए। भारत के संविधान का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान चल रहा है, आप बैठे हुए हैं घर में, क्रिकेट चलने से पहले राष्ट्रगान चलाया जाता है, आपकी जिम्मेदारी होती है, पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते आप क्या करें, अपने स्थान पे खड़े होके सम्मान के प्रति 52 सेकंड खड़े हो जाएं, अपने हृदय में बोलें। इससे क्या होगा, देश की एकता का परिचय होगा, ठीक है ना। कल्पना करिए कि बाहर, आपके कोचिंग के बाहर मैं राष्ट्रगान लगा दिया और राष्ट्रगान लगते ही जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं सब सम्मान में क्या की, यथा स्थान पे खड़े हो गए, गाड़ी को रोका और वहीं पे गाड़ी के अंदर या गाड़ी के बाहर खड़े हो गए, पूरी की पूरी गाड़ियां स्थिर हो गई। तब लगेगा यार कि क्या अपना देश है। एक गीत और सबके मन में इतनी श्रद्धा कि पूरा ट्रैफिक जाम लग गया, किसी को कोई जल्दीबाजी नहीं। यहां साला 30 सेकंड के लिए रेड लाइट आता है तो मार पू 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 हार न बजाए पड़े रहते हैं। लेकिन जब देश की बात आई तो पूरा का पूरा भारत खड़ा हो गया रोड पे। ये होता है देशभक्ति। यही चीज आपके मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान आप सुने तो उसके सम्मान में खड़े होने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नागरिक हैं, संविधान से आप परिचित हैं तो। साथ में सरकारी संस्था, जैसे सरकारी संस्था क्या है, ऑफिस है, विद्यालय है। अब सरकारी चीज आपको ये लगता है जैसे फ्री की चीज है, ठीक, बैठे हैं कंकड़ पत्थर लेके लग रहे हैं गेट ताला में ही उसमें थ्रो मारने, चले जा रहे हैं रेल की पटरी पे ईंट पत्थर रख दे रहे हैं ना। सरकारी चीजें आपकी संपत्ति होती है, उसकी रक्षा, उसकी संस्था, जो भी संस्था है, संस्था के पास आप गंदगी नहीं। सरकारी संस्था ऑफिस है, अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, खूब बढ़िया डिजाइन के पेड़ पौधे, वहां जाने पे मन हृदय एकदम हरा भरा हो जाता है। रात में पहुंचे लोटा लेके निपट के चले आए, सारी शोभा की ऐसी तैसी कर दी। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी रक्षा और सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार देखने नहीं आएगा सीसीटीवी कैमरा लगा कौन बैठ रहा है वहां, ठीक है ना। ये आपका पर्सनल कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। दूसरी बात करता है राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में संजोए। आपको पता होना चाहिए कि देश की आजादी क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह क्या है, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन क्या है, खेड़ा सत्याग्रह क्या है, रोलेट एक्ट कैसा कानून था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कैसा नरसंहार हुआ, असहयोग आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है, चौरा चौरी कांड क्या हुआ, काकोरी कांड क्या हुआ, दांडी यात्रा क्या कहता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कही गई है। सारे आंदोलन को हृदय में बसाना और बसाने के बाद अपने बच्चों को वो कहानी बताना कि इस देश की आजादी कैसे मिली, और नहीं बताएंगे तो वो कुछ नहीं समझेंगे। वास्तव में अपना देश आजाद नहीं है, आज भी अपना देश गुलाम है। क्यों गुलाम है? क्योंकि हम कपड़ा पश्चिम देश का पहनते हैं, भाषा इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजों की भाषा बोलते हैं, जबकि भारत की हिंदी भाषा में कितनी वैज्ञानिकता है। त थ द ध न जितनी बार बोलेंगे लिप्स आपका, ये जो आपका जीभ है ये हमेशा ऊपर वाले लिप्स में टच करेगा। क ख ग घ अंगा पूरा लफ्ज बोलिए, पहले आपकी जीभ सामने टच होगी, फिर थोड़ा पीछे, फिर पूरा पीछे, अंगा में एकदम गले तक आ जाएगी, ठीक, और एकदम पूरी की पूरी आवाज कंठ से निकलेगी। क ख ग घ अंगा, पूरी आवाज में हवा यहां से सीधे आएगी, कहीं पे रुकावट नहीं होगा। च छ ज झ इया बार बार आपकी जीभ इस किनारे पे टकराएगी और हवा वही निकलेगी जैसे च में निकला, जैसे छ में निकला, ठीक है ना। श ख श ह
ये सारे शब्द क्या है, बार बार आपकी जीभ फोल्ड होगी, ऐसे बेलन की तरह फोल्ड होगी, और जितनी बार हवा निकलेगी उतनी बार गर्म हवा निकलेगी, इसीलिए इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। इतनी वैज्ञानिकता हिंदी भाषा में है, आप नहीं समझेंगे, आपको इंग्लिश बोलने में मॉडर्न लगता है, ठीक। वहां पे अंकल बोल दिए तो आपके चाचा फूफा दादा काका सब आ गए उसी अंकल में। यहाँ एक एक रिलेशन में एक छोटे छोटे अर्थ और छोटी छोटी मीनिंग निकाली गई है, ठीक। तो आज भी हम गुलाम हैं, अपने कपड़ों से गुलाम है, पश्चिम देश के कपड़े को हम पहन रहे हैं, ठीक। सॉन्ग हम गा रहे हैं, इंग्लिश के गाने गा रहे हैं, बम डिगी 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 बम, ये क्या है, इंग्लिश के सॉन्ग है, उसी को अपना लिए हैं, अपनी संस्कृति में अपना लिए हैं। कपड़ा दूसरे का, भाषा दूसरे का, सॉन्ग दूसरे का, तो हम आजाद किसके लिए हैं? अपनी संस्कृति को पहचानिए और अपने आप को देखिए और अपनी गरिमा को फिर से बनाइए, तब अपना देश अखंड भारत बनेगा और पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। अब दूसरे बात में यही कहा है, राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में रखें, संजोए, हो सके तो आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करें, उनको बताएं कि देश कैसे आजाद हुआ। तीसरी बात में कहा, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की संप्रभुता, देश में एकता बनी रहे, वो कभी भी अलग होने की बात ही न करे। अगर कोई दो दोस्त हैं और कोई दोस्त भारत की बुराई करके एक अपने खंड को अलग करना चाह रहा है देश से, तुरंत वो दोनों दुश्मन बन जाए। यही है संप्रभुता। किसी भी कीमत पे गलतियां हैं तो गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत के हिस्से को काट के एक नया देश बना दें। तो यही है, भारत की संप्रभुता पे ध्यान दे, एकता पे ध्यान दे, अखंडता पे ध्यान दे, इस देश के खंड खंड ना हो पाए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक। पता चला कोविड काल में देश विपत्ति कंडीशन में है, इतना जहर घोल दिए, आपके शब्दों में ताकत है, इतना जहर घोल दिए कि पूरे विश्व, भारत की मानसिकता ही चेंज हो गई और वो भारत से अलग एक नए देश की डिमांड करने लगे। ये चीज आपको नहीं करना है, ठीक। तो भारत की एकता, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये आपका फर्ज बनता है। नहीं करेंगे तो कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये भी वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, इसके लिए आपको कोर्ट में नहीं खड़ा किया जाएगा, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपको संविधान ये आग्रह कर रहा है तो आपको पालन करना चाहिए। चौथी बात कहता है कि आह्वान करने पे देश की रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहना, ठीक। ये नियम कहा गया है, जैसे देश में किसी चाइना के साथ अपने देश की लड़ाई हुई, दुर्भाग्यवश अपनी सेना हार रही है और काफी सेना शहीद हो गई, लेकिन युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध आगे चलता रहेगा। अब सेना की कमी हुई तो सेना को बुलाएंगे किसको? जो 18 के ऊपर है और 28 के नीचे है, इन्हीं के बीच वालों को बुलाएगी सरकार। अब आपका फर्ज बनता है, जब सरकार बुलाती है युद्ध भूमि में, तब देखती नहीं है कि आप दौड़ पा रहे हैं कि नहीं दौड़ पा रहे हैं। आप इमरजेंसी में जाएंगे, 10 दिन में ट्रेनिंग देके आपको बंदूक देके बॉर्डर पे खड़ा किया जाएगा और आपको इस देश के लिए पूरी हिम्मत के साथ अपने गर्दन पे तलवार रख के बॉर्डर पे खड़ा होकर मां भारती की सेवा करना पड़ेगा। ये बात आपकी ड्यूटी में कहा गया है कि जब भी आह्वान किया जाएगा कि देश के लिए आपकी जरूरत है, आप खड़े रहिए, तो आपको देश की रक्षा के लिए रुकना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो वहां के 30 साल, ध्यान से देखिए, वहां के जो 20 के ऊपर थे और 50 के नीचे नागरिक थे, उनको देश छोड़ने की इजाजत नहीं थी। आप देश नहीं छोड़ सकते। बूढ़े और बच्चों को देश छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया कि बम बारूद न फेंका जाए। इन लोगों को रोक लिया गया था, आपको बंदूक देंगे और रसिया के आर्मी के खिलाफ आपको गोली चलानी पड़ेगी। ये काम वहां के देश के जो प्रधानमंत्री उन्होंने नियम बना के किया। ऐसे उम्र वालों को वो बाहर नहीं जाने दिए, 20 से लेके 50 तक। क्यों? क्योंकि अब देश को जरूरत है तुम्हें रक्षा करने की। वैसे जब देश कुछ देता था, कुछ योजनाएं आती थी, तो छाती पीट पीट के चिल्लाते थे मेरा हक है, नहीं दे रहे हो। आज देश को जरूरत है, तुम्हें वहां पे सेवा करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पे सरकारी नौकरी में सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। ये चीजें संविधान में लिखी गई है, आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी आह्वान किया जाएगा तो देश की रक्षा के लिए आपको तुरंत जाना है। ये नहीं कि आह्वान हुआ तुरंत भूसौले वाले में घुस गए, घर पे आए आर्मी वाले तो देखे पूरी मातृशक्तियां, आदमियों भाग गए, कहीं 80 साल के हम ही को न उठा ले जाए। ये काम नहीं करना।
ऐसा सिचुएशन देश में अभी तक कभी नहीं आया और न कभी आएगा। हिंदुस्तान है यार, जहां 4 साल की नौकरी के लिए लोग लाइन लगाए हैं, वहां कभी जरूरत पड़ सकती है क्या कि आह्वान करे और देश की जनता न खड़ी। 140 करोड़ है यार, हम लोग अगर वहां बॉर्डर पे जाके एक थबड़ा भी मारेंगे तो उन लोगों का गाल इतना फूल जाएगा, टेंशन मत लेना। इतने बड़े बड़े तो होते हैं चाइना वाले, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतनी आबादी है ना, लोग मरने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको पैसा चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ मरना नहीं, यहाँ देश की शहादत की बात है, इसलिए सम्मान के साथ बोलना। अगली बात कहता है, भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना, लोगों में एकता बनी रहे, भाईचारे की भावना बनी रहे, जाति का जहर लेके डसना नहीं है किसी को, ठीक। समरसता, प्रेम आपके प्रति बनी रहे, भातृत्व की भावना, बार बार बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द कहा, मौलिक अधिकार में कहा कि लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, वही चीज कह रहा है यहां भी। मौलिक कर्तव्य में कर रहा है कि सब आपके भाई हैं, वो कोई जाति नहीं है। और हिंदुस्तान में जाति कर्म के आधार पे है। अगर मैं बाहु वाला काम कर रहा हूं, देश, समाज और समाज की रक्षा के लिए कार्य कर रहा हूं, तो मैं क्षत्रिय हूं। अगर मैं ज्ञान देने का कार्य कर रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। मैं किसी की सेवा में लगा हूं तो मैं शूद्र हूं। कर्म के आधार पे जाति बंटवारा था और जाति का कभी महत्व नहीं रहा है अपने देश में, विश्वास मानिए, कभी कोई महत्व नहीं था, ठीक है ना। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों की जातियां कभी नहीं लिखी जाती थी। ये तो छीछा लेदर उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ, जो जन्म के आधार पे सारी चीजें कर दिया गया। तो इसी में कहा गया कोई न बड़ा न छोटा, सब अपने क्या है, भाई, और भाई जैसी भावना लेके आपको समाज में रहना है। अगला लाइन कहता है, संस्कृति, भारत की गौरवशाली संस्कृति की रक्षा करना। वही संस्कृति जो आप यूरोप वाली अपना रहे हैं, फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं और कपड़े के द्वारा अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, आधे से ज्यादा अंग आपका दिख रहा है, ये काम नहीं करना। भारतीय संस्कृति कहती है कि अगर पुरुष है तो वो सामान्यतः गर्मी में उनका कुर्ता पैजामा जो चलता है, ठीक। स्त्रियों की साड़ी, साड़ी अगर पहनी है, स्त्री की शरीर कितनी भी भद्दी हो लेकिन कभी भी वो भद्दी नहीं लगती, ठीक। क्या जो बनाया होगा, जो अपनी संस्कृति की रचना की होगी ना, वो ऐसे संस्कृति नहीं बनी। 400, 500, 600 सालों में जाके तब जाके एक परंपरा और एक संस्कृति का निर्माण होता है। तो अपनी संस्कृति में अच्छा रहेगा। यूरोप के लोग वृंदावन में आके राधे राधे जप रहे हैं और साड़ी पहन रहे हैं, और अपने देश की महिलाएं, शादी हुआ कि नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे सूट पसंद है, मुझे टॉप पसंद है, ठीक। मैं तो खुश होता हूँ कि मेरी वाइफ, मैं कितना भी कहता रहूं, वो साड़ी के अलावा कभी दूसरे कपड़े नहीं पहनती, जबकि जीवन वो पैदाइशी वो उसकी शहर की है, ठीक। तो ऐसा होना चाहिए, स्त्रियों में ये चीजें होनी चाहिए, जहां आपकी मर्यादा, स्त्रियों का गहना उसकी लज्जा और मर्यादा होती है। जिस दिन लज्जा और मर्यादा खोल दी, इनका पूरा का पूरा गहना तहस नहस, मतलब इनकी वैल्यू जीरो हो गई। इनकी वैल्यू लज्जा और मर्यादा ही है। तो आप भारतीय संस्कृति को अपनाइए, भारतीय त्योहार को अपनाइए और त्योहार में खुश होइए, एक दूसरे से गले लगिए, ये आपका फर्ज बनता है। तो भारत के लोगों, ये भारतीय गौरवशाली संस्कृति और परंपरा, परंपरा क्या होती है, कोई चीज आपके दादाजी के पिताजी कर रहे थे और करते 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 आप भी आ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन दादा पूर्वज के पूर्वज कर रहे हैं। जैसे पितृ पक्ष, एक 15 दिन का एक ऐसा समय आता है जब हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों को भोजन खिलाया जाता है, ये मानकर कि पशु पक्षी किसी न किसी रूप में वो आके मेरे भोजन को ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। अब ये चीजें आप नहीं जानते, लेकिन आप भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पिताजी ने किया। आपके पिताजी क्यों करते हैं? क्योंकि दादाजी ने किया। दादाजी क्यों करते हैं? क्योंकि दादाजी के पिताजी ने किया था। अब वो करते करते अब हमारी परंपरा आ गई है। कुंभ मेला परंपरा है। कभी शुरुआत हुई कि यहाँ नहाने से ग्रह कट जाएंगे, आज वो हजारों वर्ष से चला आ रहा है, आज वो हमारी परंपरा का स्वरूप बन गई है। तो संस्कृति और परंपरा, इन दोनों का ख्याल रखना है, ठीक। और अपनी संस्कृति और अपने परंपरा को ज्यादा वैल्यू देना है। इसीलिए कहा गया कि भारत की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति के महत्व को क्या करना, समझना। अगली लाइन कहता है प्रकृति और पर्यावरण पे विशेष ध्यान देना। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना,
आपका ये फर्ज नहीं है गए पेड़ काटना शुरू कर दिए, बहुत बड़े ताकतवर कुल्हाड़ी ले लिए या आरी ले लिए। आपको मैंने बताया इस धारा पे जितना आपका अधिकार है उतना एक चींटी का भी अधिकार है। वो भी कह सकती है 5 बीघे मेरी जमीन है, वहां हिलना मत, लेकिन नहीं कह पाती। क्यों? क्योंकि तुम पैर से मसल लोगे और वो फाइनल हो जाएगी। उसकी ताकत नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं पाती। तो जितना इस धरती पे तुम्हारा अधिकार है उतना पशु पक्षी के साथ साथ पेड़ पौधों का भी अधिकार है। और आपका ये कर्तव्य नहीं है कि ईश्वर ने आपको बुद्धि में मजबूत कर दिया तो आप तनहा बादशाह की तरह इस धरती पे रहें और सबको काट दें और सबको समाप्त कर दें। जिस दिन ऐसा किया प्रकृति थोड़ा सा करवट लेगी, आप भी पूरी तरीके से बर्बाद होंगे और कहीं कछुआ बन के ऐसे नाचते रहेंगे। ठीक है ना? तो ये काम आपको नहीं करना। इसीलिए हमारे धर्म संस्कृति में ये बताया गया है कि नदियों की पूजा, गंगा मेरी माँ है, यमुना मेरी माँ, जिसको मैं माँ बोल दूंगा उसको कभी नष्ट कर सकता हूँ क्या? जिसको तुम माँ कह दिए वो गाली दे दे, थप्पड़ मार दे, उसके ऊपर तुम हाथ नहीं चला सकते। उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो जमीर से मर चुका है। जो जमीर से जिंदा है वो कभी ऐसा नहीं करेगा जिसका पैर छुएगा उसी के ऊपर थप्पड़ चला दे। असंभव है ये चीजें। ठीक है ना? तो हमने गंगा को माँ बोला, यमुना को माँ बोला, नीम को शीतला माँ बोल दिया, पीपल को मैंने क्या बोल दिया कि ये हमारे भगवान वासुदेव इसमें वास करते हैं। जब उस पर रिसर्च हुआ तब पता चला ये हिंदू धर्म के लोग, बताओ पीपल पेड़ है उसी की पूजा, ये हमारे भगवान है, शुरू कर दिए आरती। जब रिसर्च चला तब पता चला कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता ही नहीं। तब महत्व समझ में आया यार कि इसका महत्व है। जब नीम पे रिसर्च किया गया तो 18 घंटे ऑक्सीजन देता है, 6 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी मध्य रात्रि में। इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसके अलावा नीम के पेड़ से बहुत बड़ी औषधियां, बहुत ज्यादा औषधियां मिलती हैं। जब तुलसी पे रिसर्च किया गया तब पाया गया कि ये बिजली से एकदम अपोजिट है, जहां तुलसी का पेड़ वहां बिजली कभी नहीं गिर सकती है, इसलिए तुलसी माँ की पूजा की जाती है। ठीक, तो तमाम चीजें जिसकी पूजा की जाती है उसमें आयुर्वेद जरूर छिपा हुआ है। तो हमने वृक्षों की पूजा की, हमने नदियों की पूजा की, हमने जानवरों की पूजा की, गाय को माँ बना दिया, ठीक, बैल को नंदी बैल बना के पूजा करना शुरू कर दिया, ठीक, हाथी को भी, चूहे को भी गणेश की सवारी बता दिया। इतनी आत्मीयता हमारे अंदर आई, मतलब जानवरों को भी मैं ईश्वर की तरह पूजना शुरू कर दिया। यही चीज तो बता रहा है मौलिक कर्तव्य कि ये चीज आप समझिए जो आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है और उसका पालन करिए। अगर धर्म में नहीं समझ रहे हैं तो संविधान में समझिए और इसका पालन करिए। अगली बात कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन क्या है, इसको जरा ध्यान रखिए। कहीं भी किसी भी धर्म शास्त्र में बलि की परंपरा नहीं कही गई है, ठीक है ना, लेकिन लोग अपने शिक्षा से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरी आदत पड़ गई है कि मैं शराब पीता हूँ, ठीक, पीता नहीं हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, ठीक। अब मुझे पीना होगा तो मैं बहाना क्या ढूंढूंगा कि कोई ऐसे देवता हैं जहां चढ़ाया जाता है एल्कोहल। अब मुझे ध्यान नहीं है कौन से देवता हैं, ऐसे देवता को मैं देखा हूं, वहां गया मत्था टेकने, देखे दारू की बोतल पूरी सजी हुई, हम आश्चर्यचकित रहे, ठीक, हम पहले तो पहचान नहीं पाए वो क्या है। जब अंदर ऐसे सर वहां पे झुकाए, उसकी जब स्मेल आई तो उसकी स्मेल ऐसा होता है जैसे अंदर घुस गया हो एकदम। तब एहसास हुआ कि यहाँ एल्कोहल है, तो एल्कोहल चढ़ाया जाता है। हमारी भांग खाने की आदत पड़ गई, अब हमने नाम दिया शंकर भगवान का ये प्रसाद है, और जैसे शिव भगवान साक्षात शिव का प्रसाद याद करेंगे उस समय लगेगा ही नहीं कि आप भांग अच्छी है कि बुरी चीज, ये लगेगा प्रसाद है, ग्रहण करो, इसको मना ना करो किसी कीमत पे, तुरंत ग्रहण कर दो। ये हमने और आपने अपनी इच्छा के अनुसार किया। जो काली माँ को बलि चढ़ाई जाती थी, बलि चढ़ाने के बाद उस मांस को कभी भी छोड़ा नहीं जाता था। वो मांस जो बलि चढ़ाता था वो खाता था मांस को, और बलि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी चढ़ाई जाती थी। तब बाद में पता चला यार जब बलि चढ़ाई गई काली मैया को तो काली माँ को समर्पित करना चाहिए, तुम काहे खा रहे हो? उसको खाने का मन था मांस। अब कैसे कह दे कि मुझे मांस खाना है, बता दिए काली मैया को बलि ऐसे चढ़ा दिए, आपके ऊपर हाथ रहेगा उनका। किसी की बलि चढ़ाने से अगर कोई देवता खुश हो ना तो वो सच में कोई देवता नहीं है, उसको देवता कभी मत मानना,
हम तुम्हें मार के काट के उनके चरण में स्थापित कर दें और मुझे कह दें वाह बेटा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तुम गर्दन काट के अपने माता पिता के सामने रख दिए, माँ पिता कहे वाह वाह बेटा बहुत महान काम करके, ऐसा नहीं होता। हमारे ईश्वर आराध्य हमारे माँ पिता के समान होते हैं, वो कभी बलि पे संतुष्ट होंगे ही नहीं। अगर बलि पे संतुष्ट हैं तो वो कोई ईश्वर है ही नहीं, ये बात मान लेना। तो यही कहा रूढ़िवाद था, यहाँ क्या कहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आप अपनी बुद्धि से सोचिए यार कि किसी की कत्ल करके किसी देवता को हम मना सकते हैं क्या? असंभव है, ये काम नहीं। इसी को रूढ़िवादिता कहते हैं। हस्बैंड खत्म हो गया, पत्नी को जला दें तो क्या वो धर्म का पालन की? नहीं जली तो वो धर्म का पालन नहीं की? ऐसा नहीं, ये रूढ़िवादिता है, ठीक है ना, ये काम नहीं करना है। अगर वाइफ को तलाक 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 3 बार कह दिया गया तो दूसरे आदमी के साथ वो शारीरिक संबंध बना के वो तलाक दे के फिर मेरे पास आए तो वो शुद्ध हो गई, ये सरासर गलत है। हलाला आज भी चलता है, उसमें प्रक्रिया क्या है? पति ने तलाक बोला, अब वो मौलवी साहब के साथ जाएगी, 2-3 रात रहेगी, उसके बाद वो तलाक देगा, फिर वो वाइफ बन जाएगी उसका। ये कोई सिद्धांत है? कहीं से तर्क संगत है क्या? ये कुरीतियां हैं। और जो मौलवी साहब है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, मैं सती प्रथा पे बोल सकता हूं, मैं काली माँ के ऊपर बोल सकता हूं, तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं इस्लाम पे भी बोल सकता हूं। जिसको अच्छा लगे एक्सेप्ट करे, जिसको अच्छा ना लगे साइड से बगल होके निकल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम जरा सा समझो कि मौलवी, कल मैंने एक बात बोली थी कि 90% पुरोहित लोग अपने धर्म को नहीं जानते। मौलवी का मन आया, अब पता चला मौलवी साहब के गए कि साहब गलती हो गई, गुस्से में तलाक तलाक बोल दिया, अब क्या करूं? मौलवी साहब के मन में लालच आया, मौका है और मौके पे चौका मैं मार सकता हूं। अब यही मौका है कि इसकी वाइफ के साथ मैं भी अपना फिजिकल रिलेशन बना सकता हूं। क्या बढ़िया जुगाड़ बनाया। 3 दिन आप मौलवी साहब के पास भेजिए, मौलवी साहब धर्म प्रचारक हैं, वो अपने प्रभाव में उसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध क्या और अशुद्ध करके तब भेजेंगे, ठीक है ना, और शुद्ध करने के बाद भेजेंगे तब तुम शादी कर सकते हो। ये सरासर गलत है। यही चीज मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाना, अपनी खोपड़ी लगाना, अंधविश्वास पे विश्वास मत करना, उसको त्याग देना, ठीक है ना। बहुत सारे संत हैं, राधे माँ लोग ऐसे ही संत हैं, दूसरे घर में बर्तन धोते धोते इतनी बड़ी हो गई, इतने फॉलोवर उनके हो गए कि पूछो मत भैया। ऐसे ऐसे कथा चल रही जो कमरे में अकेले चलाया जा रहा है, ऐसी कथा तो आज तक मैं नहीं सुना हूं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग, ये सब क्या है? यही सब रूढ़वादिता, अंधा विश्वास नहीं, आंख बंद किए खूब रम गए आसाराम बापू ना। सत्यता जानिए, गुरु की पहचान करिए, गुरु मानिए, और जिसको गुरु मान लिए उसके कर्म और कर्तव्य उसके चरणों में झुक जाइए, अगर आपकी नजर में वो गुरु योग्य है तो। लेकिन परख करना ये आपकी जिम्मेदारी है, अंधाधुंध परख नहीं, वो बोल दिया तो तुम भी गए पैर छूने ना। पहले आप परख करिए कि वो गुरु योग्य है या नहीं है। यदि है तो मेरा गुरु, अगर नहीं है तो मेरा गुरु नहीं है, ठीक, ये आपका सिद्धांत होना चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, प्रयास करिए, लगातार देश समाज के बारे में ज्ञान को अर्जित करते रहिए। अगली लाइन कहता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ट्रेन में गए, जूता उतारे, रख दिए पंखे के ऊपर, मन में लालच है, यही है, स्टेशन पे अभी छूटी भी नहीं है ट्रेन, 2 घंटे बाद छूटेगी, आप एकदम खाली थे, सोचे चलेंगे घर पे, लाइट वाइट है, ये नहीं, गर्मी बहुत है, ट्रेन में 24 घंटे पंखा चलता है, हवा लेते रहेंगे। पहुंच गए, जूता ऊपर रखे हैं, रिंच भी जेब में रखे हैं, लगे पंखा खोलने, कोई आ गया जूता ठीक करने लगे, ये लग रहा है जूता ठीक कर रहे हैं। आधे घंटे में पंखा खोले, कोई नहीं आया था, पंखा ले गए, घर पहुंचा के फिर चले आए। इसीलिए ट्रेन के डिब्बों में अब ऐसे पंखे लगाए जाते हैं कि आपकी घर की लाइट से वो कभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने चोरी इतना कर लिया, पंखा ही गायब है ट्रेन से, रोज ले जाके फर्राटा लगाए, छत पे सोए हैं, मुंडी पे लगा दिए हैं ट्रेन वाला पंखा, हाय हाय क्या आनंद है। ये काम नहीं करना है आपको, इसीलिए उसको करंट चेंज करना पड़ा ट्रेन की। ये है अपना हिंदुस्तान। तब लिखा गया मौलिक कर्तव्य में तुम्हारा फर्ज कि सरकारी संपत्ति आपकी है। आपकी है तो इसका मतलब ये नहीं रिंच से खोलो घर लेते जाओ, आपकी है मतलब उसकी रक्षा और सुरक्षा करो आप, ठीक। सरकारी संस्था, अब जैसे गए हैं, मिडिल पे गए, खूब बढ़िया बोर्ड दिख रहा है, बढ़िया साफ सुथरा है, अब आपको लगा चलें सूरज सर जी का थोड़ा सा बोर्ड कमजोर है, ले रिंच लेके उपाड़ने लगे इसको, नहीं, ये सब काम नहीं करना, ठीक है ना। जो सरकारी संपत्ति है वो संपत्ति सरकार की नहीं आपकी है, आपके टैक्स से बनाई गई है, उसकी रक्षा के लिए आपको खड़े रहना है।
किसी को नष्ट नहीं करना है। सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग बहुत होता है। मैं देखता हूँ प्राइमरी मिडिल में इतनी योजनाएं आती है, साइकिल सिखाने तक के लिए साइकिल सरकार भेजती थी, साइकिलों भेज देते थे। इन लोगों को सिलाई मशीन तक मिलता था, हम लोग छोटे थे तो सिलाई मशीन मिलता था, वह बिक जाता था। टाइल्स आता था, टाइल्सवा बेच देते थे। खाने के लिए पैसा आता है, पैसवा बेच देते हैं, ठीक है ना। अब एक बच्चे पे जितना पैसा है आधा बच्चे को दिए, आधा वो बच्चे खा जाने यार, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ठीक। ये सब काम नहीं। सरकारी संपत्ति आपके उससे झूलना उलना खूब बढ़िया लगा दिए हैं, गए हैं आप पानी भरने हैंडपंप पे जो है मिडिल में, देखे झूलना, बल्टी उल्टी फेंक के गए, बैठ के लगे उसी में झूमने, और झूमते झूमते खा के पानी पी लिए। जब टूटा कहे घर लेते चलते हैं, 50 रुपये किलो में बिकेगा, वजन निकाले लेके पहुंच गए घर। नहीं करना। रोड पे लाइट लगी है, गए बैटरी खोल के चले आए, लगा दिए घर में अंदर, और बाहर लाइट इमरजेंसी लाइट चल रहा है। कहाँ से खरीदे भैया? कलकत्ता से, वो दादा का लड़कियां ले आएगा, ठीक। ये सब काम नहीं करना है। ये देश आपका है, आप नमक रोटी खाइए लेकिन देश के साथ गद्दारी मत करिए। वही कहा गया, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बनेगी। अगली लाइन कहता है, व्यक्तिगत सामाजिक उत्कर्ष में आगे बढ़ें, मतलब कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा प्रयोजन करें कि समाज के सभी लोग उसमें जुड़ें, और जुड़ने के बाद समाज को आगे ले जाएं, तरक्की की राह पे ले जाएं। देश के बारे में, जैसे मान लीजिए आपने कोई कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम का विषय था भारत का संविधान। अब जो आपकी नजर में संविधान का अच्छा ज्ञाता है उसको बुलाए। अब गांव का अनपढ़ लोगों क्या जाने संविधान क्या है, उनको संविधान की छोटी छोटी जानकारी दिया तो कुछ चीजें देश के बारे में उनको पता चले, ठीक। पहले के जो महिलाएं हैं सुना करो, किसी को देखेंगे तो देखे कहेंगे ये अपने देश का आदमी देखा था। अपने देश मतलब अपने क्षेत्र के, क्योंकि उसकी संस्कृति, रूपरेखा या भाषा सेम होगी। वही देख के महिलाएं यही कहती हैं, तू हमारे देश का हूँ का, मतलब तू हमारे क्षेत्र की है क्या। वो देश नहीं जानती कि पूरा देश एक ही है, वो अलग नहीं है, लेकिन वो अपने क्षेत्र को देश कहते हैं। ऐसे लोगों को छोटी छोटी जानकारी देंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। ये पढ़ा लिखा, हम अनपढ़, आपकी पूरी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। तो ये बात है, व्यक्तिगत सामाजिक उत्कर्ष में आप आगे बढ़ें, ऐसा कार्यक्रम करें कि समाज आगे की ओर जाए, समाज के लोग पढ़े लिखें, कुछ नई चीजें सीखें, कुछ नए तरीकों से सीखें, कुछ नए संस्कार उनके अंदर आए। ऐसे कार्य का प्रयोजन आप लगातार करते रहें। अगर ईश्वर आपको मुद्रा दिया है तो, मुद्रा नहीं दिया है तो फिर वही जानते हो, सीमित हो जाती है लाइफ। क्या बताएं, वो सब जानते हो आप। आगे लिखा, 6 से 14 वर्ष बच्चों को प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। यह 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ध्यान देना, ये संविधान बना तब तो एक भी नहीं था, जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तब ये नहीं था। ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002, यहां मैंने लिखा 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में इसको क्या किया गया, इसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। अब ध्यान रखना, ये आपके मौलिक अधिकार में भी है, 21 के ए में है कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, बताया था कि नहीं। इसके अलावा डीपीएसपी में भी है, उसमें बताया गया है 0 से 6 पोषक तत्व, साथ में आपका जिम्मेदारी होगा कि आप अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दें। अब मौलिक कर्तव्य में भी डाला गया, तो ये 11वां क्यों डाला गया, क्योंकि अपने देश की सबसे बड़ी कमी यह थी कि बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाते थे, कितना कि वो पैसा गिन सके, और पैसा गिनना जाना तो तुरंत एक ठेलिया दे दिए और खूब टमाटर उस पे रख दिए, कह ले जाओ बेटा घर घर बेचो। तौलने की इकाई बता दिए कि तराजू को कैसे तौलना है, कितना रुपए लेना है, कितना वापस करना। इतनी गणित आ गई तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, वो व्यापार में लग जाते थे। आप देखे होंगे, आप अपने चाचा पिताजी की पीढ़ी में जाएं तो आपके पिताजी, आपके चाचा जी कुछ पढ़े होंगे। आप अपने दादाजी की पीढ़ी में जाएं तो आपको पता चलेगा कोई 2 तक पढ़ा है, कोई 5 तक पढ़ा है, कोई 8 तक पढ़ा है। क्यों? 8 तक पढ़ने के बाद वो विद्यालय नहीं होते थे। अब दूर कौन जाए पढ़ने के लिए, और उसका महत्व तो कौन जानता है। पढ़ लेंगे तो काऊ पाल लेंगे, करना तो यही है, तो अपना वो काम में लग जाते थे। तो पढ़ाई को वैल्यू देते ही नहीं थे, आज भी नहीं देते। आज भी समाज में कमियां हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे दलित वर्ग के लोग हैं जो अपने बच्चों को पूरी शिक्षा ही नहीं देते। बहुत दिए 10, हद हुआ तो 12 के बाद वो ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ाते, बाहर भेज दिए नौकरी करने के लिए, ठीक।
तो ये चीजें ना हो, इसलिए इसको फिर से जोड़ना पड़ा मौलिक कर्तव्य में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? 3 व्यक्ति, माता, पिता और पालक। पालक को ही संरक्षक कहते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को माता पिता नहीं है तो उसके पालने वाले उसके चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष के बीच में उसको ज्ञान दिया जाए। यही लिखा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा माता, पिता और पालक की जिम्मेदारी होगी कि उनको क्या दे? प्राथमिक शिक्षा दे। ये चीजें लिखी गई किसमें? 66वां संविधान संशोधन सन 2002। पांडे सर आए हैं क्या? कब आए? अभी की पहले? टाइम ओवर हो